भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आज लोकसभा में एक बिल पेश किया गया जिसमें 3 बिल थे, जिसमें आपकी जो दांडिक विधि थी यानी क्रिमिनल लॉज थे, उनमें 3 लॉ को जो आपके थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, जिनको रिपील कर दिया गया। अब इसका देखिए असर क्या होगा। जुडिशरी जो एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, और सब चीज़ों में इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ जी भाई रोहित में। तो आज हम चर्चा करेंगे जो 3 अमेंडमेंट आज जो मतलब 3 आपके नए लॉ आए हैं और 3 लॉ जिस जगह रिपील किए गए हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते होंगे, देखिए पहले हमारे यहाँ चलता था आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ठीक है। 1973 उसमें क्या हुआ है कि संसद में भारतीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा जो बिल लाए गए हैं उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि आज हम इन तीनों कानूनों को हमेशा हमेशा के समाप्त करते हैं और उसकी जगह पर नए 3 कानून लाते हैं, ठीक है ना। और इसकी जगह पर जो नए 3 कानून लाए गए हैं उनका नाम है, देखिए, भारतीय न्याय अधिनियम 2023, और जो सीआरपीसी की जगह आपका नया कानून आया है उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। और इसकी जगह पे जो आया है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब देखिए इन जो आपके जो नए कानून आए हैं इनका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, देखिए इस बारे में बात करेंगे। जो जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो इन चीज़ों को उतना बार पढ़ चुके हैं कि उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई हैं। आप उनसे पूछेंगे तो वो झड़क से इसको बता देते हैं, ठीक है ना। तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये कानून क्यों लाए गए हैं, इनको लाने का क्या उद्देश्य है, कब से इस पर तैयारी चल रही है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज जैसा कि ये जब बिल पेश किए गए थे तो वहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2-3 बातें, कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया था कि देखिए पिछले 15 अगस्त को, पिछले साल जब आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा था, तो 15 अगस्त को लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री ने 5 घोषणा की थी, ठीक है ना। तो 5 प्रण लिए थे उन्होंने कि हम, तो उसमें से एक प्रण था कि जो इंग्लिश की वो गुलामी की जो निशानी है उनको हम समाप्त कर देंगे। तो उसमें से एक चीज़ ये भी थी कि जो इंग्लिश कानून है उनको भी हम समाप्त कर देंगे। तो उसमें से यही है एक कि उन्होंने इंग्लिश के जो कानून थे आईपीसी और जो इंग्लैंड के समय बने थे, उन्होंने उन चीज़ों को रिपील कर दिया और एक स्वदेशी कानून इसको बोल सकते हैं कि भारतीय कानून इसको बनाया गया है। देखिए इसका फ़ायदा ही बहुत है, लेकिन इसका जो नुकसान है उस उन लोगों के लिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो अब तक तैयारी कर रहे थे उनको देखिए, और जो फ्रेशर्स हैं जो तैयारी कर रहे थे उनको इन सब्जेक्ट के बारे में एक तरह से दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे भी बाद में। तो इससे पहले हम बता देना चाहते हैं आपको कि देखिए इनको रिपील करके इनको लागू किया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, जो आपका एक्ट है यानी कि भारतीय न्याय अधिनियम जो बनाया गया है संहिता, तो इसमें पहले क्या था कि देखिए आईपीसी से पहले 511 आपका सेक्शन था, ठीक है ना। अब इसमें 356 सेक्शन आपके होंगे, ठीक है। 175 धाराएं इसमें बदल दी गई हैं, यानी बदली गई हैं इसमें 175 धाराएं, और 8 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं, ठीक है। और इसमें और क्या किया गया है, इसमें 8 जो नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। अब इसमें होगा क्या, तो देखिए अभी तो इसमें हम भी नहीं बोल सकते क्या होगा। अभी नई नई धाराएं आएंगी, अब नया बेरक्ट आएगा मार्केट में, नई किताबें आएंगी, तो उससे पता चलेगा कि इसमें डेफिनेशन क्या है क्या नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है। तो पहला चेंजिंग तो यही है कि देखिए आईपीसी में जो पहले 511 सेक्शन थे भारतीय न्याय अधिनियम में, अब 356 सेक्शन कर दिए गए हैं, ठीक है ना। जिसमें बता दिया गया है कि हमने इसमें
160 धाराएं हमने इसमें बदली हैं, ठीक है। और इसमें से क्या हुआ कि 9 धाराएं इसमें निरस्त की गई हैं और 9 धाराएं जोड़ी गई हैं नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम अब तक बोलते थे दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अब इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें पहले कितना सेक्शन था, इसमें पहले 484 सेक्शन थे, ठीक है ना। अब इसमें कितना सेक्शन हो गया, इसमें अब देखिए 533 न्यू सेक्शन, यानी कि अब जो नई संहिता आएगी उसमें 533 सेक्शन होंगे, ठीक है। अब उसमें से होगा क्या, अब देखिए कुछ चीज़ें से मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें पुराना प्रोविज़न होगा, कुछ चीज़ चेंज होंगी, ये तो अभी किसी को भी नहीं पता इसमें कितना चेंज होगा, लेकिन इस बारे में भी आपको मैं बताऊँगा इसमें क्या क्या चेंज होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें 175 धाराएँ बदली गई हैं, ठीक है ना। जिसमें धाराएँ थी उसमें से 175 धाराएँ तो बदल दी गई हैं, और इसमें 8 नई धाराएँ जोड़ी गई हैं और 22 धाराएँ निरस्त की गई हैं, ठीक है। अब बात करें तो एविडेंस की, एविडेंस में देख क्या किया गया, एविडेंस में पहले आपका 167 सेक्शन थे, अब इसमें 170 सेक्शन कर दिए हैं, ठीक है। यानी कि नए जो एविडेंस आएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उसमें अब 170 सेक्शन होंगे, ठीक है। जिसमें आपकी नई 23 धाराएँ हैं जो बदली गई हैं, ठीक है। और आपकी इसमें एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 निश्चित की गई है, यानी कि 23 नई होंगी, इसमें एक धारा इसमें जोड़ी गई है और 5 धारा इसमें रिपील कर दी गई है, ठीक है। ये तो था नया एक्ट। अब बात करें, देखिए इसमें हाई कोर्ट, अब इसमें अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उन्होंने क्या बोला है कि एक कानून क्यों लाए गए, इनका क्या उद्देश्य है। तो देखिए उन्होंने बताया है कि अंग्रेज़ों को जो कानून बनाए थे अंग्रेज़ों ने पहले, वो अपने आप को उन्होंने मजबूत बनाने के लिए बनाए थे, ठीक है ना। और उनमें जो कानून बनाए गए थे उसमें सिर्फ दंड देने का प्रावधान था, लेकिन हम जो कानून ला रहे हैं जिसको हम स्वदेशी कानून बोलेंगे, उसका उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, ना कि दंड देना। दंड सिर्फ वहीं दिया जाएगा जहाँ पे अपराध को रोकना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। अब जैसे बहुत ज़्यादा भयंकर अपराध है तो वहाँ ही दंड दिया जाएगा। इन नए कानूनों का जो मुख्य उद्देश्य होगा सिर्फ वो न्याय प्रदान करना होगा, ना कि दंड देना होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए इसमें एक चीज़ और बताई दी है, इसमें सबसे चीज़ बड़ी बताई गई है कि जो इंग्लिश के कानून थे उसमें क्या था कि जो पुराने हमारे जो उसमें जो सबसे बड़े अपराध थे, जैसे कि मतलब 302, 376, इन चीज़ों को बहुत बाद में रखा गया था, 300 के बाद रखा गया था, 376 में, 302 में। उससे पहले क्या रखा गया था, उससे पहले बहुत छोटे छोटे अपराध रखे गए थे, षड्यंत्र रखा दिया, राजद्रोह रख दिया, है ना। तो मतलब जिनका कोई मतलब नहीं था। तो अब इन चीज़ों में क्या कर दिया गया है कि जो नई आपकी बिहार न्याय संहिता आई है तो उसमें क्या कर दिया गया है कि जो आपका 376 वगैरह जो थे, 302 थे, जो बहुत बड़े अपराध माने जाते हैं, जो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध हैं, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं, जो बच्चों के विरुद्ध अपराध हैं, अब उनको शुरुआत में ही रख दिया गया है। अब इसमें जो प्रथम चैप्टर होगा वो बालकों का और महिलाओं का संरक्षण होगा। जो चीज़ में 376 वगैरह में थी वो प्रथम चैप्टर में होगी, और जो चीज़ में 16वें अध्याय में थी, यानी कि आपका 302, 303, 300, 299 मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, अब वो यहाँ पे द्वितीय चैप्टर में रख दिया गया है कि जो बड़े बड़े अपराध थे उनको शुरुआत में दे दिया गया है, क्योंकि उनका ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, और इसको समेट कर 356 सेक्शन में कर दिया गया है, ठीक है ना। अब बात करें तो उसमें क्या, देखिए उसमें ये भी बताया गया है कि ये कानून पर जो अब तक बनाने का विचार 2019 से चला जा रहा है, यानी 2019 से ही अब तक इस पर हम विचार करते आ रहे हैं कि हमको ये कानून में कुछ बदलाव करने हैं। और 2019 से बदलाव करते हुए इसमें क्या किया गया है कि देखिए 18 राज्यों के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 270 विधायक, ठीक है, और 22 देश की जो लॉ यूनिवर्सिटी हैं, 5 जो अच्छे कॉलेजेस हैं, और बहुत सारे विधि वेत्ताओं से और सांसदों से, 6 संघ राज्यों से, और आपका कि 18 राज्य हुए, और इन सब से मतलब एक तरह से चर्चा करके इनके सबकी राय लेके ये अधिनियम पारित किया गया है, ठीक है। और इस पे अब तक कुल मिलाकर 158 बैठक, जैसा कि गृह मंत्री जी ने बताया है कि अब तक इस पर 158
बैठक वो कर चुके हैं, उसके बाद ही ये हम कानून लेके आए हैं। अब इस कानून का उद्देश्य क्या होगा? पहला तो यही है कि जो कानून अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे वो दंड देने के लिए बनाए गए थे और अपने आप को मजबूत करने के लिए बनाए गए थे, ना कि न्याय प्रदान करने के लिए। और हमारा उद्देश्य है कि जो हम कानून बना रहे हैं वो न्याय प्रदान करें, ठीक है ना। तो इसमें देखिए नई चीज़ें क्या जोड़ी गई हैं, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ। तो इसमें देखिए मोटी मोटी वैसे तो इसमें कुल 313 बदलाव किए गए हैं, ठीक है ना। वो तो जब आप मार्केट में आएंगे, अभी अपना मैं अभी लिंक में उसका PDF डाल दूंगा तो आप वहाँ देख लीजिएगा, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पर बता देना चाहता हूँ कि इसमें बदलाव क्या किया गया है और जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए इसका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, उसको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्या होगा इसमें कि जो CRPC है, ठीक है, और आपका IPC और एविडेंस है, आपने सिर्फ पढ़े होंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान ली दस्तावेज की परिभाषा थी, दस्तावेज की परिभाषा आपने पीछे पढ़ी थी, लेकिन अब दस्तावेज की परिभाषा में इन्होंने क्या किया है कि उसमें SMS, ईमेल, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है ना, और मान लीजिए आपका जो भी चीज़ें सर्वर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, ये सब उसमें दस्तावेज की परिभाषा में जोड़ा गया है, ठीक है। तो मतलब और जैसे मान लीजिए अब FIR, अब मैं FIR को आपको बता दूँ उसमें क्या बोला गया है। जो FIR होती है, ठीक है, FIR के बाद केस डायरी, केस डायरी के बाद होता है चार्जशीट और जजमेंट। ये जो प्रक्रिया चलेगी, ठीक है, तो ये सब डिजिटलाइज्ड होगी, ठीक है ना, यानी कि इसका सबका वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाएगी। मतलब ये नहीं है कि आजकल जैसे पहले होता था, यानी सब डिजिटलाइज्ड होगा। तो उसको बिल्कुल भी मतलब एक तरह से बताएं तो उसमें एक तरह से पुलिस की पावर को भी कम कर दिया गया है। मतलब पुलिस को जो पहले होता था तो उसको मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि पहले क्या था। जैसे एक चेंज इसमें ये भी हुआ है कि पहले क्या था कि अभियुक्त की पेशी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें अब ये नया प्रावधान कर दिया गया है कि हम अभियुक्त का पूरा जो संपूर्ण ट्रायल होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसका संपूर्ण ट्रायल भी कर सकते हैं। ये इस नए कानून में जोड़ा गया है, ये पुराने कानून में नहीं था, क्योंकि इस कानून का उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, ऐसा गृह मंत्री के द्वारा बोला गया है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ में और बता दी गई है, जैसे पुलिस आपका सर्च करेगी या जब्ती करेगी, जो भी करेगी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग उसी की जाएगी, उसके सामने ही वैसे मामले वो जब्ती या सर्चिंग कर सकती है, उसके बिना वो सब कुछ भी नहीं करेगी। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसमें एक चीज़ और बताई गई है। जैसे कि मान लीजिए 7 वर्ष का अपराध है या उससे अधिक का अपराध है, 7 वर्ष या उससे अधिक के दंड से दंडनीय कोई अपराध है, तो वहाँ पे यह कंपलसरी कर दिया गया है कि वहाँ पे जो फॉरेंसिक टीम होगी उसको वहाँ जाना कंपलसरी है। किसमें? जो 7 वर्ष तक के अधिक के अपराध हैं, है ना। पहले ऐसा नहीं था, पर ये नए कानून में जोड़ा गया है। आपको मैं वो प्रोविजन बता रहा हूँ जो मोटे मोटे तौर पर इस कानूनों में जोड़े गए हैं, ठीक है ना। और इन चीज़ों को लाने के लिए बहुत चीज़ इसमें चेंज करी गई है, वो भी आपको मैं बताऊँगा। और जैसे कि मान लीजिए पहले 0 FIR आपने सुना होगा, लेकिन 0 FIR का कोई स्पष्ट प्रावधान किसी भी एक्ट में नहीं था, है ना। लेकिन इस एक्ट में 0 FIR का भी प्रावधान कर दिया गया है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में, लद्दाख में, कन्याकुमारी में, कहीं पे भी हैं, आप वहाँ से सीधा 0 FIR पेश कर सकते हैं और वह 15 दिन में ही उस थाने में उसको पहुँचाना होगा। किसको? जहाँ आपने 0 FIR दर्ज कराई है। मान लीजिए आप कन्याकुमारी में और आपने वहाँ 0 FIR को दर्ज करा दी और आप रहने वाले इलाहाबाद के हैं, तो वहाँ से 15 दिन में वहाँ के लोगों को FIR 15 दिन में उस थाने में आपको भेजनी पड़ेगी उनको। तो 0 FIR का प्रावधान भी इन कानूनों के अंतर्गत कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक नई चीज़ और जोड़ी गई है। वो क्या जोड़ी गई है कि मान लीजिए अब पहले क्या था कि पुलिस ने किसी को उठाया, 2 दिन लॉकअप में बंद कर दिया, घर वालों को पता ही नहीं कि पुलिस वाले उसको किस थाने में ले गए, कहाँ ले गए, ठीक है ना। अब इसमें एक नया कानून ये जोड़ दिया गया है कि पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करेगी तो वह उसके किसी जानने वाले या जिसके यहाँ से उसको ले जाए, उसको लिखित में एक सर्टिफिकेट देगी कि हम इसको किस मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं, इसको यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, कब इसको हम कोर्ट में पेश करेंगे। यानी कि पुलिस की भी इसमें कुछ अधिकार बता दिए गए हैं। पुलिस को मतलब एक सीमित कर दिया गया है कि वह अपनी ये पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। ऐसे ऐसे इसमें नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। अब इसमें एक नई चीज़ बता दूँ आपको क्या है कि मान लीजिए इसमें एक चीज़ और जोड़ दी गई है कि मान लीजिए कोई यौन पीड़िता है, ठीक है ना, तो उसका बयान कंपलसरी है, ठीक है ना। यानी कि उसका बयान अनिवार्य है।
अब ये नहीं बोल सकते उसका बयान नहीं हुआ, यानी कि यौन पीड़िता का बयान भी अब अनिवार्य कर दिया गया है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाएगी। यानी कि यौन जो पीड़िता होती है उसका बयान अब कंपलसरी कर दिया गया, यानी कि उसको बयान देना होगा, लेना ही होगा आपको, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाएगी। ठीक है। और जैसे इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है, जैसे मान लीजिए 7 वर्ष या उससे अधिक का कोई केस है, ठीक है, और जो उसमें आरोप या अभियुक्त है, ठीक है ना, अब वो क्या कर रहा है, समझौता करना जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन सेकंड पार्टी समझौता करना नहीं चाह रही है, तो समझौता नहीं होगा। समझौता तभी होगा जब पीड़ित पक्ष को सुना जाएगा, और पीड़ित पक्ष सुनने के बाद बोलता है कि मैं इसमें समझौता करने के लिए तैयार हूँ, तो ही समझौता होगा, नहीं तो समझौता नहीं होगा। यानी कि अब कोई भी केस विड्रॉ करने के लिए पीड़िता को, यानी कि जो पीड़िता होता है, जो पीड़ित होता है, उसको सुनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब कोर्ट अपनी मर्जी से विड्रॉ केस नहीं करवाएगी, यानी कि सेकंड पार्टी, यानी जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसको सुनना जाना आवश्यक है। लेकिन किस मामलों में, जो 7 वर्ष से उससे अधिक के दंड से दंडनीय अपराध से संबंधित जो अपराध होते हैं। ठीक है। अब जैसे ये वाले आप ट्रायल पढ़ते हैं, तो अभी आप ट्रायल पढ़ रहे थे, ट्रायल में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, तो इसलिए आपको बता दूं मैं छोटा सा चेंज क्या हुआ है कि अब 3 साल के अंतर्गत, यानी 3 साल के अंदर जितने भी अपराध होंगे सभी अपराध अब समरी ट्रायल के नीचे आएंगे। यानी 3 साल तक का जो भी अपराध होगा अब उसका समरी ट्रायल किया जाएगा। ठीक है ना। पहले नहीं था कि इसका समरी ट्रायल इसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब 3 वर्ष तक के जितने भी अपराध हैं अब सबका समरी ट्रायल होगा। तो उससे क्या होगा कि 40% जो केस हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे, और कोर्टों के ऊपर जो बड़ी बड़ी फाइलों का ढेर था वो सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और सेशन कोर्ट का भी बोझ कम होगा। सेशन कोर्ट का जो बोझ कम होगा तो हाई कोर्ट का भी कम होगा, और हाई कोर्ट का कम होगा तो सुप्रीम कोर्ट का भी कम होगा। तो इस कानून के द्वारा बहुत चीज़ों को हटाया भी गया है। ठीक है ना। अब इसके बाद में तुमको एक जुडिशियल फ्रेंड का इसका थोड़ा फ़ायदा मैं इसका बताऊँगा कि जो PCSJ की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ठीक है। और देखिए, जैसे मान लीजिए एक चीज़ और बता दी गई, इसमें आरोप पत्र आपको 90 दिन में मतलब जमा ही करना पड़ेगा, और उसमें न्यायाधीश को एक विवेक शक्ति दे दी गई है। उसको लगता है कि भी और दिन हमें देना चाहिए तो वह 90 दिन और फालतू दे सकता नहीं है। 180 दिन से ज़्यादा का समय वो पुलिस को नहीं दे सकता है आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, पहले होता क्या था कि कोई बहस होती थी और बहस पूरी हो गई, ठीक है ना, और बहस होने के बाद क्या हुआ कि उसमें कोई भी फैसला नहीं दिया जज ने, और 1 महीना बाद क्या हुआ, जज रिटायर हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, अब कोई नया जज जाता था तो उसमें क्या होगा, ट्रायल फिर शुरुआत से चालू होता था। ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर बहस पूरी हो जाती है तो 30 दिन के अंतर जज को अपना फैसला सुनाना होगा, निर्णय देना होगा। इस कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है। अब पहले की तरह नहीं है कि किसी केस में 2 बार ट्रायल हो रहा है, जजमेंट उसमें दे ही नहीं जा रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी इसमें देखिए हटा दी गई है। अब इसमें नई चीज़ जोड़ दी गई है कि 30 दिन के अंदर उसको अपना फैसला देना होगा। ठीक है। अब देखिए CRPC में धारा 157 पढ़ते हैं तो उसमें बताया था कि लोक सेवक या संघ के सशस्त्र बल होते हैं, मान लीजिए, तो उनमें क्या होता है कि जब उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ती है तो उसके लिए पहले राज्य सरकार या केंद्र सरकार की परमिशन लेनी आवश्यक होती है। तो पहले क्या होता था कि देखिए 2-2 साल 3-3 साल तक परमिशन नहीं मिलती थी। जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तो उन पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अब लेकिन जो नए कानून आए उसमें एक चीज़ में अमेंडमेंट कर दिया गया, और उसमें नया प्रावधान ये जोड़ दिया गया है कि जब लोक सेवक के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी है और सरकार से उसका परमिशन चाहिए तो परमिशन सरकार को 120 दिन के अंदर देनी ही होगी। अगर सरकार 120 दिन के अंदर परमिशन नहीं देनी होती है तो वहाँ पे उसको डिम्ड परमिशन मान लिया जाएगा, और 120 दिन के बाद उसके ऊपर ट्रायल चालू हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये नया प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। मतलब इसमें जो बोला गया है तो बता सकते हैं कि इसमें जैसा सरकार गृह मंत्री हमारे ने बोला है कि ये एक तरह से जो लॉ आया है वो न्याय प्रदान करने के लिए, ना कि दंड प्रदान करने के लिए। तो इसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बोली है कि हम जो न्याय प्रदान करेंगे कम से कम 3 साल में पीड़ित को न्याय मिलेगा। अब पहले की तरह मतलब केस लंबा नहीं चलेगा। ठीक है। और देखिए एक चीज़ में बताइए कि मान लीजिए कोई पीड़ित लड़की है और 18 वर्ष से उसकी कम आयु है और उसके साथ मान लीजिए रेप हुआ है। ठीक है ना। तो पहले क्या था कि 20 वर्ष का कारावास और आजीवन, 20 वर्ष तक का कठोर कारावास या आजीवन कारावास,
लेकिन अब क्या है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। ठीक है ना, अगर 18 साल से लड़की की उम्र कम है और उसके साथ रेप होता है तो उसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए पुराने अधिनियम में कहीं भी मॉब लिंचिंग, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। तो मॉब लिंचिंग के लिए देख कुछ भी बना सकते थे, मार पिटाई 323, 24, कहीं भी उसको मतलब कहीं भी कोई सेक्शन लगा के उसको निपटा देते थे। लेकिन इन नए कानून के अंतर्गत मॉब लिंचिंग का भारतीय न्याय संहिता जो आपकी बनी है, इसके अंदर मॉब लिंचिंग के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी कि मॉब लिंचिंग का कोई केस होगा तो उसमें 7 साल तक का कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का कारावास दिया सकता है। वो किस कंडीशन में, अगर मॉब लिंचिंग में वो कंडीशन देखी जाएगी, या मॉब लिंचिंग में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वहाँ मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, और थोड़ी मोटी चोट आती है तो 7 साल तक का कारावास दिया जा सकता है, और ज़्यादा गंभीर चोट आ सकती है तो उसमें आजीवन कारावास तक का भी प्रावधान है। तो मॉब लिंचिंग का भी इसमें देखिए नया कानून जोड़ा गया जो अब तक कहीं नहीं था। तो इसमें देखिए आज के परिवेश में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उनको देखते हुए ऐसी बहुत सी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। 0 FIR हुआ, मॉब लिंचिंग हुआ, तो ये बहुत चीज़ें हैं जो इसमें जोड़ी गई हैं। ठीक है ना, और जैसे कि मान लीजिए पुराने अधिनियम में स्नैचिंग नहीं थी, तो स्नैचिंग को पहले बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसको चोरी माना जाए, इसको लूट माना जाए, क्या माना जाए। लेकिन इसको ना तो चोरी माना जाएगा ना लूट माना जाएगा, स्नैचिंग का अलग से प्रावधान कर दिया गया है। यानी अब स्नैचिंग अलग से उसमें बताई गई है कि स्नैचिंग क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी जो परिभाषा है वो अलग से रख दी गई है, उसका क्या दंड होगा। ठीक है ना, और देखिए इसमें एक और चीज़ बता दी गई है कि मान लीजिए पहले क्या था, 324 जैसे गिवे शर्ट होता था, यानी जिसको बोलते हैं घोर उपहाती, 324 के अंतर पहले क्या था कि मान लीजिए किसने कर दिया तो उसमें क्या था कि सज़ा 7 साल थी, या थोड़ी लगे या ज़्यादा लगे, है ना। अब कम लगी है तो भी 7 साल, ज़्यादा लगी है तो भी 7 साल। लेकिन अब क्या किया गया है, अगर 324 का अपराध होता है, गिवे शर्ट जो होता है उसमें अगर अपंगता आती है या वो उसका कोई अंग जिस पर प्रहार किया गया ख़राब हो जाता है और वो चीज़ अपंग हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो वहाँ 10 साल तक का कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन पहले गिवे शर्ट में क्या था, चाहे चोट बड़ी हो छोटी हो या हल्की हो, 20 दिन में सही हो गई है, कम में सही हो गई है, तो उसमें सिर्फ 7 साल तक का ही प्रावधान था। लेकिन अब उसमें क्या कर दिया गया है कि उसमें अब अगर उस चोट के कारण आपको अपंगता होती है या आपका वो अंग बेकार हो जाता है तो आपको आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें जो नई जोड़ी गई हैं। ठीक है ना, और मान लीजिए आपको जैसे अब इसमें से सबसे बड़ी बात क्या है, जो राजद्रोह, तो उसमें ये बताया गया है कि राजद्रोह जैसा अपराध भारतीय परिवेश के संबंध में लागू नहीं होता है, क्योंकि हम भारत के लोग एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 19(1) हमें इस बात की स्वतंत्रता देता है कि हम कुछ भी बात अपनी बोल सकते हैं। तो इसलिए 124(1) जो राजद्रोह था, राजद्रोह पूरे चैप्टर को ही समाप्त कर दिया गया, राजद्रोह शब्द को 124(1) को रिपील कर दिया गया कि राजद्रोह को जैसा कोई शब्द यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने अपने विरुद्ध सुरक्षा के लिए अपने आप को मजबूत बनाने के लिए किया था और उसके दंड देने के लिए कि उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो राजद्रोह का मुकदमा लगा कर उनको दंडित किया जाएगा। लेकिन हमारे लोकतंत्र में ऐसे कोई चीज़ नहीं है, सबको बोलने का अधिकार है। तो 124(1) को पूरी तरह से समाप्त ही कर दिया गया है। ठीक है ना, और देखिए जैसे अब आप घटना देखते होंगे, कश्मीर में कोई घटना घट रही है, अभी मणिपुर में कोई घटना घट रही है, कोई दिल्ली में कोई घटना घट गई, जैसे कोई हिंसात्मक प्रदर्शन कर रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई संगठन उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, अलगाववादी हैं, तो इनके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। हर स्टेट में अपना अलग कोई किसी ने अफसा बना दिया, कोई रासुका बन गया, कुछ ये बन गया, ऐसे ऐसे कानून थे। लेकिन इनका भी एक स्पष्ट प्रावधान इसमें कर दिया गया कि ऐसा कोई गतिविधि होंगी कि उसको भी भारतीय दंड, जो भारतीय आपका न्याय संहिता जो बनी है इसके अंतर्गत दंडित अब किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी मैंने आपको बताई थी बातें जो इस नए कानून के तहत बनाई गई हैं, जो आज के परिवेश को देखते हुए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी थी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए जैसे कि अभी हमारे देश से कुछ ऐसे अपराधी हैं जो यहाँ अपराध करके और विदेशों में भाग गए, और जब वो नहीं है तो उन पर ना तो कोई मुकदमा चल रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। तो उस पर नए कानून में ये बनाया गया है कि अगर कोई अपराधी भारत से अपराध करके भाग जाता है, ठीक है, तो उसकी अनुपस्थिति में भी उसका ट्रायल होगा, उस पर FIR होगी और उसको सज़ा दी जाएगी। और उसको सज़ा दी जाएगी तो सज़ा के लिए उसको बुलाया भी जाएगा। अगर वह अपनी सज़ा के लिए अपील करना चाहता है तो उसको भारतीय कानून के अंतर्गत आके अपना
अपील करनी होगी। यानी कि अब जो अनुपस्थित, जैसे दाऊद इब्राहिम में बाहर चला गया, अपराध कर गया, उसके पहले तो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, तो ऐसे लोगों के लिए भी अब कानून का प्रावधान कर दिया गया है कि उनकी अनुपस्थिति में भी अब ट्रायल होगा और उनको सज़ा पूरा दी जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें देखिए इन कानूनों में 313 बदलाव किए गए हैं। और अब इसमें देखिए वकील की भी जवाबदेही होगी, पुलिस की भी जवाबदेही होगी, और महिला और बच्चों के विकास के बारे में इस कानून के बारे में सोचा गया है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस कानून में जोड़ी गई हैं। अब बात करते हैं देखिए जुडिशरी एस्पिरेंट की, पीसीएसजे की, तो उन पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए बहुत साल से, 4 साल से, 5 साल से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनका क्या होता है कि उनको एक माइंड सेट हो जाता है कि हमको इस प्रकार से इसको पढ़ा था। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ ऐसे हैं, कुछ की डेफिनेशन तो जैसी पहली थी अब भी ऐसी होगी, लेकिन कुछ की परिभाषा चेंज कर दी गई। जैसा मैंने अभी शुरुआत में बताया था, दस्तावेज में बहुत चीज़ें नई जोड़ दी गई हैं। अब चोरी हुई, चोरी की वही परिभाषा होगी जो वहाँ पे थी थीप की, यहाँ भी वही परिभाषा होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। लेकिन आपके लिए थोड़ा जो प्रॉब्लम आएगी वो उसमें आएगी कि कुछ जो सेक्शन, जैसे आप वहाँ 376 में रेप पढ़ते थे, अब जो नया कानून आएगा उसमें सेक्शन 63 में आप रेप की परिभाषा पढ़ेंगे, तो शुरुआत में डाल दी गई है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपका इसमें फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपके लिए इसमें एक चीज़ अच्छी हो गई है कि आपके लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो पढ़नी पड़ती थी उसका आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसके चीज़ में एक चीज़ हो सकती है कि इसकी वजह से यूपी जो एपीओ है या पीसीएसजे है, इसकी वैकेंसी भी थोड़ा लेट हो सकती है, क्योंकि उससे पहले आयोग भी अब नोटिफिकेशन निकालेगा कि हम जो अब नई भर्ती करेंगे उसमें ये नए कानून लागू होंगे। क्योंकि अभी क्लियर नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि अब जो वैकेंसी आएगी उसमें पुराने कानून के हिसाब से हम लिखेंगे या नए कानून के हिसाब से। तो देखिए जहाँ तक मेरा अनुमान है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब जो भी इसमें देखिए आपको जो करना पड़ेगा वो नए कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है ना, जो आपका पेपर में आएगा वो नहीं आएगा, पुराना तो आएगा ही नहीं। तो देखिए अभी इसके बहाने भी आपने सुना होगा कि अभी 2011 का जो बैच था एपीओ का, उसमें कुछ मतलब प्रमोशन हुए हैं, तो उसमें 72 सीटें खाली हुई हैं। तो चर्चा हमारा था कि इसको जोड़ के भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक से फुल वैकेंसी आएगी जितनी आनी चाहिए थी। तो इन नए कानून के चक्कर में हो सकता है कि आपकी वैकेंसी भी थोड़ा लेट होगी, क्योंकि इससे पहले सरकार को, आयोग को बताना भी पड़ेगा कि आपकी जो परीक्षा होगी उस किस कानून के तहत होगी, नया आएगा पुराना आएगा, है ना, तो उसको एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। तो आप यही मान के चल लिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कि आपको जो अब पढ़ना पड़ेगा वो नया ही पढ़ना पड़ेगा, ना कि पुराना, क्योंकि पुराने को एक तरह से पूरा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना, जो परीक्षा के फॉर्म अब भर चुके हैं उसमें तो नया पुराना ही आएगा, लेकिन अब जो आप भरे जाएंगे तो उसमें वो नोटिफिकेशन नीचे डाल के भेजेगा कि आपको उसमें जो नई आपका जो भारतीय न्याय संहिता हुआ या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हुआ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब नया आएगा उसमें। ठीक है ना, तो उसमें कुछ पुराना नहीं आएगा। और बाकी देखिए अभी इसका भी डायरेक्ट भी आएगा, बुक भी आएगी, और बाकी तो इसकी बात ही साफ़ होगी कि इसमें कैसी नई नई परिभाषा आई हैं, क्या आया है, तो उसको उसके बाद ही जानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा एक विश्लेषण था जो मैंने आपको बताया था कि इसमें किस प्रकार के चेंजेस किए गए हैं और जुडिशरी एस्पिरेंट पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा उनको बस एक महीने 2 महीने का एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद वो सब उनका एक सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ चीज़ें नई उसमें डालनी पड़ेंगी, कुछ पुरानी होंगी, सब जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। और बाकी आपके भी नए मार्केट में जो बुक वगैरह आएंगे तो उससे पता चली जाएगा आपको उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।